जी साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दिव्य क्लासेज बयाना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जी साथियों, मैं राम शर्मा। शिक्षण विधियों की सीरीज में आज हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां व संस्कृत भाषा दोनों की शिक्षण विधियों को तुलनात्मक रूप से पढ़ने वाले हैं मित्रों। जो सिलेबस है, ये सिलेबस मैंने इसलिए डाला है मित्रों यहाँ, क्योंकि ये सिलेबस भाषा की दोनों ही लैंग्वेज की शिक्षण विधियाँ हैं, भाषा की शिक्षण विधियाँ हैं, और दोनों ही शिक्षण विधियाँ समान रूप से समतुल्य ही रहती हैं। तो आज हम इन दोनों ही शिक्षण विधियों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करेंगे मित्रों। हमें दोनों ही शिक्षण विधियों का अध्ययन तुलनात्मक रूप से करना है, जिसमें हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के साथ साथ ही संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां भी अपन पढ़ेंगे मित्रों। इस नई टेक्निक से पढ़ने का ये फायदा है क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज हैं, दोनों ही साहित्यिक भाषा हैं, और दोनों ही भाषाओं की जो शिक्षण है, किस प्रकार का कैसा शिक्षण कराया जाता है, वो शिक्षण समान रहता है मित्रों। अब देखें, अपन सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपके पास है और सिलेबस आपको पता होगा। जैसे अपन बात करें सिलेबस की तो मित्रों, भाषा शिक्षण की विधियां, हिंदी में हमें हिंदी भाषा शिक्षण की विधियां पढ़नी है, संस्कृत में हमें संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां पढ़नी। उसके बाद भाषा शिक्षण के क्या क्या उपागम होते हैं, भाषा शिक्षण की दक्षता के विकास में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। इधर हम संस्कृत में बात करें तो मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियों में शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, ये संस्कृत की पहली यूनिट के अंतर्गत है मित्रों। अब जैसे बात करें सेकंड यूनिट, हमने प्रारंभ की है सेकंड यूनिट से, क्योंकि मित्रों जो सेकंड यूनिट है वो भाषा ही कौशलों का विकास है। और सबसे पहले हमें विद्यालय में जाके या विद्यालय से पूर्व जो भी स्थिति होती है बच्चे की, परिवार में, जिस परिवार में रहता है, जिस घर में निवास करता है, उस घर में भाषा ही कौशलों का विकास प्रारंभ होना हो जाता है। भाषा ही कौशल का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है मित्रों परिवार से। जैसे श्रवण कौशल का विकास परिवार से होता है, और परिवार से ही श्रवण के बाद भाषण कौशल का विकास, भाषण के बाद फिर विद्यालय में जो औपचारिक शिक्षण के रूप से जिन कौशलों का विकास होता है वो दो कौशल होते हैं, पठन और लेखन। पठन और लेखन ये दोनों औपचारिक कौशल हैं। कैसे कौशल हैं? औपचारिक, जिनका विकास विद्यालय में जाकर या पूर्व विद्यालय में जाकर होता है मित्रों। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यही हमने सेकंड यूनिट क्यों उठाई मित्रों, क्योंकि सेकंड यूनिट से हम भाषा ही कौशलों को अगर समझते हैं तो हमें भाषा की शिक्षण विधियों को पढ़ने में जो मदद मिलेगी वो अच्छी रहेगी मित्रों। हमें आसान हो जाएगा भाषा ही कौशलों के बाद भाषा की शिक्षण विधियां पढ़ने में। तो कल हमने शिक्षण विधियों की सीरीज में भाषा ही कौशलों का सामान्य सा परिचय किया था, तो आज हम उसी सीरीज में आपको भाषा ही कौशलों का विकास, भाषा कौशल 4 कौन कौन से हैं उनके बारे में क्रमशः स्वाभाविक रूप से पढ़ेंगे मित्रों। तो देखिएगा, कल हमने हिंदी भाषा ही कौशलों के बारे में पढ़ा, भाषा के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक रूप। मौखिक रूप, लिखित रूप मित्रों। श्रवण जो स्वाभाविक क्रम होता है कौशलों का, वो 4 कौशल होते हैं। भाषा ही कौशल 4 होते हैं, जिसे हम कौशलात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। वो 4 होते हैं: श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी मित्रों, वो ट्रिक थी शुभोपली। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम स्वाभाविक रूप से जो क्रम होता है भाषाई कौशलों का, जो बालक के लिए विकास में सहायक होता है, तो उन कौशलों का क्रम सुनना,
बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं और इन चारों कौशल का विकास क्रमशः एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाए हुए होते हैं, क्योंकि एक कौशल के बिना दूसरे कौशल का विकास होना असंभव है मित्रों। इसीलिए हमें प्रारंभिक रूप से जो अपन का आधारभूत कौशल है वो कौशल है सुनना, जिसे अपन श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, आज हम अपनी जो क्लास रहेगी वो हिंदी और संस्कृत दोनों की शिक्षण विधियों में श्रवण कौशल के ऊपर रहेगी। बिल्कुल मित्रों, तो आज हम बात करेंगे मित्रों श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है? कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की, सामान्य सी चर्चा की। श्रवण कौशल का ये कतई मतलब नहीं होता कि आप ध्वनि को सुने और जो ध्वनि आपको सुनाई दे उसके बदले आप उसकी प्रतिक्रिया दें। ये इस श्रवण कौशल का बिल्कुल ही मतलब नहीं होता है मित्रों। श्रवण कौशल का अर्थ अपन जानते हैं। श्रवण कौशल में होता है सुनकर भाव अधिगम या भाव ग्रहण करना। सुनना तो है, क्योंकि श्रवण हम अपना कौशल, श्रवण कौशल एक ऐसा कौशल है जिसमें मानसिक विकास होता है, मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें क्या होती हैं, मानसिक विकास होता है और मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं मित्रों। श्रवण का अर्थ जैसे है अपन लेते हैं सुनना, और सुनने का मतलब ये नहीं हुआ कि ध्वनियों को सुना और उसका हम रिप्लाई दे दें, उसकी प्रतिक्रिया दे दें, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो महत्वपूर्ण रहेगा कि हमें क्या करना है कि सुनकर जो सामने वाला बंदा बोल रहा है उसके भाव को क्या करना है, ग्रहण करना है कि वो हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो हमारे सामने किस चीज की अभिव्यक्ति कर रहा है मित्रों। ये श्रवण कौशल के अंतर्गत आएगा। अब श्रवण कौशल में, जो श्रवण कौशल में महत्वपूर्ण होता है कि श्रवण कौशल महत्वपूर्ण रूप से है क्या, तो श्रवण कौशल है ध्यान पूर्वक सुनने। श्रवण कौशल है मित्रों ध्यान पूर्वक सुनने, सुनी बात पर चिंतन मनन करने एवं व्यवहार जैसी जटिल प्रक्रिया। अब मैं आपको बता दूं कि किसी ने आपको बोला, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, है ध्वनि रूप में बोला कि अरे भाई, तो आपने सोचा कि क्या मुझे कोई आवाज दे रहा है, तो आपका मस्तिष्क काम किया, आपके मस्तिष्क ने काम किया, चिंतन मनन किया कि आपसे पूछा गया प्रश्न था कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप तुरंत व्यवहार के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दोगे कि भाई मैं अभी बाजार जा रहा हूं, मैं अभी बाजार जा रहा हूं। तो श्रवण कौशल में ध्यान पूर्वक सुनना, सुनी हुई बातों पर चिंतन मनन करना एवं उसका व्यवहार करना जैसी जटिल प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये रही आपकी श्रवण कौशल के बारे में कुछ बातें। ठीक है मित्रों, अब जैसे अपन देखते हैं कि सुनना मानव जीवन में भाषा का, व्यवहार का अनिवार्य पक्ष है। अगर अपन भाषा बोल रहे हैं तो सबसे व्यावहारिक जो अनिवार्य पक्ष होता है वो मानव जीवन में भाषा का है सुनना। अगर आप सुनना बंद कर दोगे, सुनो नहीं पाओगे, तो क्या दूसरे सामने वाले की अभिव्यक्ति को आप समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे अपन। हम नहीं सुनेंगे तो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या अपने विचारों से हमें बताना चाहता है, तो बिल्कुल हम सुन भी नहीं पाएंगे मित्रों। तो सुनने के साथ साथ जो भाषा का व्यवहार होता है, जो भाषा का व्यवहारिक पक्ष होता है, उसका एक अनिवार्य पक्ष है सुनना। अब जैसे मैंने आपसे बात कही कि सुनना ये नहीं कि आपने ध्वनि सुन ली। अब जैसे रॉकेट की ध्वनियां होती हैं वो हमारे श्रवण स्तर से बहुत ऊपर होती हैं, जिनको अपन सुन नहीं पाते। पशु पक्षियों की ध्वनियां होती हैं, ये हमारे श्रवण स्तर से बहुत ही ऊंचे स्तर पर होती हैं, जिन हमें समझ नहीं पाते। तो मतलब
सुनने में कहीं ना कहीं तो हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन यहां से अच्छा क्वेश्चन है, बन भी सकता है एग्जाम में कि श्रवण कैसी प्रक्रिया है, श्रवण कौशल एक कैसी प्रक्रिया है। तो मित्रों याद रखना है, ध्यान देना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। श्रवण कौशल एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है मित्रों, ये रही अपन की श्रवण कौशल की अर्थ, श्रवण कौशल के बारे में सामान्य सी जानकारियां। अब देखते हैं मित्रों कि अगर हमें बालक का विद्यालय में श्रवण कौशल के विकास करने हैं, समाज में बालक परिवार में रहेगा, विद्यालय में रहेगा, विद्यालय के साथ साथ समाज में भी रहेगा। तो मित्रों ये सामाजिकरण की प्रमुख इकाइयां होती हैं। बालक का सामाजिकरण करना होता है तो प्रारंभिक जो सामाजिकरण होता है बालक का वो परिवार में होता है, उसके बाद विद्यालय में होता है, और जो महत्वपूर्ण सामाजिकरण होता है उसके बाद समाज में होता है। मित्रों अब हम बात करेंगे कि हिंदी शिक्षण विधियों के अनुसार, हिंदी भाषा के अनुसार श्रवण कौशल के विकास के क्या क्या अवसर हो सकते हैं। मित्रों तो मोटे तौर पर अपन देखेंगे। अब विद्यालय पर आधारित हम कहते हैं कि कक्षा शिक्षण के दौरान हम बालक में श्रवण कौशल का विकास किस तरह से कर सकते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, कक्षा शिक्षण के दौरान हम बालक में श्रवण कौशल का विकास, यहां लिखी जो विधियां हैं वो विधियां हैं बाल गीत या कविता के द्वारा। तो मित्रों ध्यान देना, अध्यापक को कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कोई सरल बाल गीत या 2-3 लाइन की कविता सुनानी चाहिए। फिर उस कविता को 2-3 बार सुनाएं और बालकों से सुने, अलग अलग उस पंक्तियों को सुनाएं और बालकों से उन पंक्तियों का दोहरान करवाएं। तो इस प्रकार से बाल गीत या कविता के द्वारा कक्षा कक्ष में बालकों की श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। मित्रों बिल्कुल आपको तो केवल ये विधियां याद रखनी है कि कौन सी विधियों से श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है या कौन सी विधियों से नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये याद रखना है। वह यही पूछेगा कि श्रवण कौशल के विकास हेतु कक्षा कक्ष में क्या क्या उपाय कर सकता है अध्यापक। हमें अध्यापक बनना है और हमारी सोच बिल्कुल उस बालक की तरह होनी चाहिए। अध्यापक बनने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, हमें बालक की तरह करना है कि हमने इस उम्र में किस किस प्रकार से हमें शिक्षा दी गई थी और हमें कौन सी शिक्षा को अपनाना है, जो शिक्षा प्रजातांत्रिक हो, जो शिक्षा बालकों को लेकर काम करती हो। मित्रों अब दूसरी शिक्षण विधि के बारे में बात करें हम कहानी के माध्यम से। दूसरी शिक्षण विधि है कहानी के माध्यम से। इंपोर्टेंट लगा लो इसे, तो ये विधियां कहानी शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा शिक्षण के दौरान, क्योंकि छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा परियों की, भूतों की, है ना, राजकुमारों की, महापुरुषों की, तो ऐसी कहानियां सुनना पसंद करता है छोटा बालक। तो श्रवण कौशल के विकास के लिए हमें एक अत्यंत उपयुक्त साधन है कहानी शिक्षण। बच्चों को कहानी बहुत ही पसंद होती है मित्रों, और बच्चा जब कहानी सुनता है तो बड़ी उत्सुकता के साथ सुनता है, बड़ा कौतूहल के साथ कहानी सुनता है। आपने कहानी बताई कि एक राजा था, एक रानी थी, ऐसी परी थी, सोन परी थी, उसकी शक्तियां उसके पास आ गई मित्रों, उसकी शक्तियां उसके पास चली गई, उसने उसको बचाया। तो ये प्रेरणादायी कहानियां होती हैं जिनमें बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, बच्चों में उत्सुकता जागृत होती है, बच्चे अभिप्रेरित होते हैं मित्रों। फिर कहानी सुनाने के बाद अध्यापक को कक्षा में ही विद्यार्थियों से कहानी पर ही क्वेश्चन करने चाहिए कि जो सोन परी थी उसने किसकी शक्ति से उसको जिताया या उसको बचाया, या किसने ये कब कहा, क्यों कहा। ऐसे कुछ सरल प्रश्न बनाने चाहिए जिससे हमारे श्रवण कौशल का विकास हो।
अब यहां जो शिक्षण विधियां मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो श्रवण कौशल के विकास की शिक्षण विधियां हैं मित्रों, श्रवण कौशल के विकास की शिक्षण विधियां हैं। अब तीसरी शिक्षण विधियां हैं कक्षा शिक्षण के दौरान कथन द्वारा किसी भी कथन को ऐसे व्यक्त करना, मतलब सांवेगिक रूप से कथन को व्यक्त करना, बालकों के सामने हर्ष, क्रोध, आश्चर्य जैसे मनोभावों को व्यक्त करना, उसकी मुद्रा में उनको ही कथनों को व्यक्त करना, जिससे बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे सुनेंगे, सुर, लय, ताल, गति, यति, विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, बच्चे सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा बोलेंगे। सुनने के बाद में जो शिक्षण है वो भाषण शिक्षण आता है। श्रवण शिक्षण के तुरंत बाद में ही क्या आता है, भाषण शिक्षण आता है। तो अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। अगर लय, ताल, गति बच्चों में होगी, कथन के द्वारा अध्यापक अगर आदर्श वाचन करवाता है तो बच्चे अनुकरण वाचन के द्वारा उसे अच्छी तरह ग्रहण करेंगे। कथन के द्वारा जैसे हर्ष, क्रोध, आश्चर्य जैसे मनोभावों को समझाना, इसका एक प्रमुख पक्ष होता है। तो मित्रों, हमने यहां तक पढ़ा कि कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को कौन कौन सी विधियों से पढ़ाना चाहिए। तो अपन 3 विधियां पढ़ी हैं मित्रों, बाल गीत या कविता के द्वारा, कहानियों के माध्यम से या किसी कथन के द्वारा जिसमें हर्ष, क्रोध, आश्चर्य जैसे मनोभाव प्रदर्शित हों मित्रों। अब बात करते हैं, ये तो रही कक्षा की बात मित्रों। अब श्रवण कौशल के विकास के लिए सह शैक्षिक क्रियाएं। सह शैक्षिक क्रियाओं का मतलब कक्ष के बाहर की क्रिया जो साथ में चलती हैं, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता करा दी बच्चों की, कोई महत्वपूर्ण टॉपिक दे दिया बच्चों को और बच्चों से बोला कि कल आप सभी को 2 ग्रुप में बंटना है और 2 ग्रुप में बंटने के बाद आपको इस पर अपने अपने विचार व्यक्त करने हैं या उसके पक्ष और विपक्ष में बोलना है। तो ये रही सह शैक्षिक क्रियाओं में आएगी वाद विवाद प्रतियोगिता। कहानी प्रतियोगिता, बच्चों से बोल दिया कि आप अपने अनुसार कहानी याद करके लाइए, कल उसे सभी बच्चे सुनेंगे और सुनने के बाद आपस में एक सुनेगा, एक कहेगा कहानी, उसके बाद सभी सुनेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो ये कहानी प्रतियोगिता हुई। अब बात करते हैं, तीसरे नंबर का पॉइंट है कविता वाचन। अच्छी माधुर्यपूर्ण सुर, लय, गति, ताल की कविताओं का वाचन करना। कक्षा के बाहर जैसी ये सह शैक्षिक क्रियाओं में, जैसे बच्चों को कविता लाने के लिए बोल दिया, तुकांत कविता लाने के लिए बोल दिया, तुकांत कविता लाने के लिए बोला बच्चों को, और बच्चे उसी मनोभाव के द्वारा, जिस प्रकार शिक्षक ने उन्हें बताया, उसी मनोभाव के द्वारा बच्चे उसे सुनेंगे। तो बच्चों को सुर, लय, ताल, गति, विराम चिन्ह आदि का बोध होगा और बच्चे अच्छे से बोल पाएंगे। क्योंकि मैंने बोला था कि ये भाषाई कौशल हैं और ये भाषाई कौशल आपस में एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, क्योंकि एक प्रारंभिक कौशल का विकास हुए बिना दूसरे कौशल पर आना असंभव है, कठिन है मित्रों। अब आशु भाषण अपनी चौथी इकाई है शैक्षिक क्रियाओं में। तो आशु भाषण का मतलब है छोटे छोटे भाषण, छोटे छोटे पैराग्राफ बच्चे को याद करवाएं, बच्चे उन पर बोलें, जिससे बच्चे का भाषण कौशल भी विकसित हो और बच्चे का श्रवण कौशल भी विकसित हो। अगर एक बच्चा अच्छे से बोलेगा तो सारे बच्चे शांत चित्त से उसे सुनेंगे, उसे सुनने के बाद अपनी भाषा में सुधार करेंगे और भाषा इस तरह ही सुदृढ़ और मजबूत बनती चली जाएगी मित्रों। ये रही सह शैक्षिक क्रियाएं। बिल्कुल। अब कक्षेतर कार्यक्रम, कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो हमारी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनको विद्यालय अपने स्तर पर बच्चों के लिए प्रस्तुत कर सकता है। जैसे
कक्षेतर वातावरण, जो कक्षा से अलग वातावरण है लेकिन बच्चों के लिए आवश्यक हैं, जो श्रवण कौशल में विकास कर सके, श्रवण कौशल का अत्यधिक विकास कर सके। मित्रों, जैसे आकाशवाणी द्वारा प्रार्थना सभा में बच्चों को आकाशवाणी के द्वारा समाचार सुनाए जाएं। समाचार सुनाने के बाद बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कहीं ना कहीं बच्चों का श्रवण कौशल विकसित हो जाए। मित्रों, दूरदर्शन द्वारा अच्छी मोटिवेशनल फिल्म स्लाइड्स, फिल्म पट्टिका वो दूरदर्शन पर लगाई जाए। अच्छे कार्यक्रम, संवाद, नाटक, कविता, एकांकी, इनके द्वारा बच्चों का कहीं ना कहीं दूरदर्शन के द्वारा भी श्रवण कौशल का विकास होगा। अब बात करते हैं, जैसे तीसरा नंबर का है अपना साप्ताहिक छात्र सभा द्वारा। जैसे विद्यालय में आपने सोचा कि मैं एक अच्छे शिक्षक होने के नाते 7 दिन में एक बार सभी बच्चों की छात्र सभा बुलाऊंगा, सभी बच्चों से कहूंगा कि आप से हम प्रश्न पूछेंगे या आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है या अंताक्षरी करनी है। अंताक्षरी विधि से भी कहीं ना कहीं श्रवण कौशल का विकास होता है। तो साप्ताहिक छात्र सभा द्वारा छात्र बोलेंगे, आपस में वार्ता करेंगे, तो उनका श्रवण कौशल का विकास भी होगा। और श्रवण कौशल के साथ साथ मैं आपसे कितनी बार इस वीडियो में बता चुका हूं और मैं अब भी बता रहा हूं कि श्रवण कौशल एक अनिवार्य कौशल है, उसके ही बलबूते पर सारे कौशल विकसित होंगे। श्रवण कौशल के साथ साथ भाषण कौशल, भाषण कौशल के साथ साथ पठन कौशल, पठन कौशल के साथ साथ लेखन कौशल, ये सब विकसित होंगे, एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। जैसे अब बात करें अपन टेप रिकॉर्डर द्वारा। चलो, कक्ष में अध्यापक नहीं है तो बच्चों के लिए अध्यापक की रिकॉर्ड की हुई सामग्री टेप रिकॉर्डर में चला दी कि बच्चों आपको ये सुनना है, इसके सुनने के बाद आपको ये सारी चीज याद करनी है, याद होने के बाद हम आपसे इनमें से प्रश्न पूछेंगे। तो ये भी कक्षेतर जो कार्यक्रम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं श्रवण कौशल को विकसित करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम संस्कृत और हिंदी दोनों का ही तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। मित्रों, अब तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है तो हिंदी तो रहा, हिंदी का श्रवण कौशल। अब हम चलते हैं संस्कृत के श्रवण कौशल में। मित्रों जी, ये सारी बातें वही आ गई जो मैंने कल आपको बताई थी। भाषा कौशल, भाषा कौशल भाषा की कौशल होते हैं जो भाषा को सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं और बच्चे का एक सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं। अब बात करें भाषा की, कल भी बताया था कि भाषा मानव के विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित रूप। कल बताया सुनना बोलना मौखिक रूप, जो जिसका संबंध ध्वनि विज्ञान से है, जो अनौपचारिक रूप से होता है, क्योंकि सुनना श्रवण कौशल का विकास परिवार से ही हो जाता है। इसकी गुरु माता होती है। माता बच्चे को बार बार बोलती है, बेटा ये कर, ये वो है, ये पापा है, मम्मी है, बाबा है, चाचा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब एक स्थिति में मैच्योरिटी पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं उन शब्दों का उच्चारण करता रहता है, बाबा, पापा, मामा। तो ये शब्द अनौपचारिक रूप से कहीं ना कहीं मौखिक रूप से श्रवण कौशल का भी क्या होता है, विकास होता है। जैसे बोलना। अब लिखित रूप में पढ़ना लिखना जिसका संबंध होता है लिपि विज्ञान से, कल मैंने आपको बताया ये औपचारिक शिक्षण होता है। और औपचारिक शिक्षण के समूह या आप औपचारिक शिक्षण कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है हमको विद्यालय में। औपचारिक शिक्षण होता है विद्यालय में, अनौपचारिक शिक्षण की इकाई परिवार है और औपचारिक शिक्षण की इकाई विद्यालय है, अनौपचारिक की इकाई परिवार है। मित्रों, यहीं से बालक का सामाजिकरण शुरू होता है, बालक की सामाजिकरण की इकाई भी यही है। मित्रों, अब बात करते हैं कि भाषाई कौशलों का क्रम क्या रहता है। कल मैंने ट्रिक से आपको बताया था कि भाषाई कौशलों का जो स्वाभाविक क्रम होता है वो शुभोपली होता है। शुभोपली, सुनना,
बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा ही कौशलों का स्वाभाविक क्रम होता है। चाहे वो हिंदी भाषा में हो, चाहे संस्कृत भाषा में हो, चाहे इंग्लिश भाषा में हो, इनका स्वाभाविक क्रम कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन पर्टिकुलर अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाए तो उसके अनुसार थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा ही कौशलों का क्रम। मनोवैज्ञानिक फ्रोवेल के अनुसार, फ्रोवेल ने कहा है कि जो भाषाई कौशल होते हैं उनका क्रम, जो स्वाभाविक क्रम होता है, जो मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, वही रहेगा। किसके अनुसार? फ्रोवेल के अनुसार। फ्रोवेल के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम वही रहेगा जो मैंने ट्रिक से बताया था। शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, शुभोपली। ठीक है मित्रों, अब आते हैं अपने एक विद्वान हुई थी मोंटेसरी महोदय, जिन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करके सीखने पर बल दिया, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चे को सिखाने पर बल दिया मोंटेसरी ने। तो मोंटेसरी ने जो कौशलों का क्रम बताया है, वो मोंटेसरी के द्वारा कौशलों का क्रम है वो शुभोपली ना होके शुभोपली ना होके मित्रों, एक मिनट, वो शुभोपली ना हो कि मित्रों है शुभोलित। शुभोलित का मतलब है पहला कौशल तो वही रहेगा, सुनना, उसके बाद बोलना, और जो अंतिम कौशल है वो पहले आएगा, लिखना। मोंटेसरी ने माना है कि बच्चे को पहले लिखने के लिए प्रेरित किया जाए, उसके बाद बच्चे को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाए और पढ़ना, ये इनका क्रम रहेगा। तो मित्रों, आज तक जितनी भी एग्जाम हुई हैं उनमें यहीं से क्वेश्चन आए हैं और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। स्वाभाविक क्रम क्या है, फ्रोवेल के अनुसार क्रम क्या है, मोंटेसरी के अनुसार क्रम क्या है मित्रों। तो ये बात हुई। ग्रहणात्मक कौशल वो होते हैं जिनको मस्तिष्क के द्वारा ग्रहण किया जाता है, सुनना और पढ़ना, इनपुट, जिनसे हमारा मस्तिष्क कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, जैसे सुनने से और पढ़ने से। अभिव्यक्तात्मक कौशल वो होते हैं जिनकी हम किसी ना किसी रूप में अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे भाषण, बोलने के रूप में, लेखन, लिखकर। तो मित्रों, ये रहा अपनी बात रही कौशलों के बारे में। अब इस टेबल के द्वारा हम देख लेते हैं कि कौशल क्या क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या स्वरूप है, प्रकृति क्या है, संबंध क्या है, प्रकार क्या है, उद्देश्य क्या है। श्रवण कौशल, श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करना। भाषण यानी बोलना कौशल का होता है मौखिका व्यक्ति, मतलब बोलकर अभिव्यक्त करना। पठन कौशल जिसका उद्देश्य होता है पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। लेखन कौशल जिसका अर्थ होता है लिखित्वा अभिव्यक्ति, लिखकर अभिव्यक्त करना। अब इनका स्वरूप क्या है मित्रों, स्वरूप जानेंगे। श्रवण का स्वरूप होता है मौखिक, क्योंकि कभी जैसे अभिव्यक्ति मौखिक रूप से होती है तभी अपन सुन पाएंगे। भाषण का भी अभिव्यक्ति मौखिक रूप से होती है, लेकिन पठन और लेखन की अभिव्यक्ति लिखित रूप से होती है, लिपिबद्ध होते हैं। और श्रवण और भाषण दोनों ध्वनिबद्ध होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अब इनकी प्रकृति कैसी होती है, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, जिनका रूप तो होता है, जिनका अस्तित्व तो संसार में होता है, जिन्हें हम सुन पाते हैं लेकिन उन्हें देख नहीं पाते, उनका अस्तित्व तो अमूर्त रूप से होता है। जैसे श्रवण और भाषण, सुनना और बोलना, ये एक अमूर्त रूप, इनका प्रकृति अमूर्त है। इनकी प्रकृति क्या है, अमूर्त है। जैसे पठन और लेखन, इनकी प्रकृति मूर्त है। जैसे लिपिबद्ध रूप से हैं ये दोनों, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ठीक है सर, ये रही प्रकृति। अब संबंध श्रवण कौशल और भाषण कौशल का संबंध, दोनों का संबंध मित्रों ध्वनि विज्ञान से है, और पठन कौशल और लेखन कौशल दोनों का संबंध किससे है, लिपि विज्ञान से। अब इनपुट और आउटपुट, आप तो ये जानते होंगे इनपुट और आउटपुट। इनपुट होता है ग्रहण करना, आउटपुट होता है अभिव्यक्ति करना, यानी बाहर की ओर निकालना। जो भी ग्रहण किया है उसको अभिव्यक्त करना, वो होता है आउटपुट। ठीक है, जैसे श्रवण कौशल का उद्देश्य है ग्रहणम, यहां से क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, अच्छा बनता है, क्वेश्चन बनता है, आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, तो ग्रहणम। भाषण का उद्देश्य क्या है, प्रेक्षणम, यानी अभिव्यक्ति करना। पठन का क्या है, ग्रहणम। लेखन का क्या है, प्रेक्षणम, की अभिव्यक्ति करना। अब रीट 2018 में
जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की हम जैसे ही अपन के भाषाई कौशल पूरे हो जाएंगे, उनके बाद जो भी क्वेश्चन रीट 2018 या 16 में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनकी हम चर्चा वीडियो में करेंगे और उनको देखेंगे कि कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं। तकरीबन मैं आपको बता दूं 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेजों में 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको संस्कृत और हिंदी में। और इंग्लिश में जो इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं उनको इंग्लिश में मिलेंगे और जो हिंदी और संस्कृत लेते हैं उनको हिंदी और संस्कृत में मिलेंगे। अब मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा था श्रवण कौशल, हिंदी में पढ़ा था। अब वही श्रवण कौशल हम मित्रों पढ़ेंगे संस्कृत में। अब संस्कृत मैंने दोनों को तुलनात्मक रूप से इसीलिए लिया है क्योंकि क्या अंतर है क्या अंतर नहीं है। दोनों भाषाओं में जब हम एक साथ पढ़ेंगे, अंतर करके पढ़ेंगे तो ग्रहण जो हमारी क्षमता होती है वो प्रभावी रहेगी और हमें क्या है, याद बहुत जल्दी से होगी। अब बात कर लेते हैं संस्कृत में श्रवण कौशल, श्रवण कौशलम। मित्रों सीधा लिखा हुआ है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है? अर्थ ग्रहण पूर्वकम श्रवणम, मतलब अर्थ को ग्रहण करके, अर्थ ग्रहण के साथ श्रवणम यानी सुनना, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम यानी सुनना तो है लेकिन किसके साथ? अर्थ ग्रहण के साथ। उद्देश्य है भावानाम अवबोधकरणम यानी भावों का अवबोधन होना, भावों का क्या होना? अवबोधन होना, भावों को समझना मस्तिष्क के द्वारा, उनको सुनना और उनको समझना। तो मित्रों श्रवण कौशल अपना प्राथमिक कौशल है, आधारभूत कौशल है और इसे अपन भाव ग्रहण कौशल भी बोलते हैं। याद रखना मित्रों, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल फैक्ट होते हैं। मैं इतना कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, आपने एक बार मेरी वीडियो देख ली ना, एक बार वीडियो देख ली आपने मेरी, तो मैं बता रहा हूं जो 5 या 6 जितने भी प्रश्न कौशलों से आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे मित्रों। सारी की सारी शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान, सारी की सारा जो रीड का सिलेबस है, चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, दोनों का ही सिलेबस मैं मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर डालूंगा मित्रों। अब बात कर लेते हैं श्रवण कौशल के विकास के जो साधन हैं उनके। यहां से रीड 2018 में सीधा सा क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज फर्स्ट में, संस्कृत में। परिवार सदस्य साधन है, परिवार का सदस्य, परिवार के सदस्य हो सकते हैं। मैंने बताया कि श्रवण कौशल का विकास विद्यालय से पूर्व हो जाता है, परिवार में ही होता है और माता उसकी गुरु होती है। तो परिवार के सदस्यों से कहीं ना कहीं बच्चा जैसे सुनता है तो उसी को बोलता है, तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है परिवार के सदस्यों का। तो परिवार के सदस्य श्रवण कौशल के विकास साधन के रूप में काम आएंगे। अध्यापक वाचन, गुरुमुखम, अध्यापक का वाचन। जैसे ही अध्यापक आदर्श वाचन करता है तो बच्चा उसको सुनता है और सुनकर उसकी क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है, उसका अनुकरण करता है। आकाशवाणी अभी हमने पढ़ा था हिंदी में, दूरवाणी, संगणक यंत्र, कंप्यूटर, ध्वनि मुद्रण यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र और सांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्र, ये सारे की सारे किसको? श्रवण कौशल को पुष्ट करते हैं, श्रवण कौशल को मजबूत करते हैं मित्रों। अब बात करें श्रवण कौशल हेतु कार्यक्रम, क्या क्या ऐसे विद्यालय में अपन कार्यक्रम करें जिनसे श्रवण कौशल मजबूत हो, मजबूती से श्रवण कौशल का विकास हो। जैसे एकांकी अभिनय करना, कविता पाठ करना, प्रतियोगिता करवाना, गद्य और पद्य का वाचन करवाकर श्रवण के अवसर देने चाहिए अध्यापक को बच्चों के लिए। अध्यापक आदर्श रूप में आदर्श वाचन करके, अध्यापक आदर्श वाचन करके बच्चों से अनुकरण वाचन करवाए। जैसे अध्यापक लय, ताल, गति, सुर, विराम चिन्ह आदि के रूप का प्रयोग करेगा तो उसी प्रकार बालक उसका क्या करेगा? अनुकरण करेगा। आदर्श वाचन में जैसे कविता पाठ, बाल गीत, कहानी आदि सुनावें और बच्चों से सुनें। ये रहेंगे श्रवण कौशल हेतु कार्यक्रम। अब विद्यालय से पूर्व श्रवण शक्ति का विकास तो हो जाता है, बिल्कुल फैक्ट है।
क्योंकि विद्यालय में आने से पूर्व बच्चा सुनने लग जाता है, समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन बालक में ध्वनि अंतर विभेदीकरण में सक्षम नहीं होता। बालक ध्वनियों की अंतर नहीं कर पाता, बच्चा समझ नहीं पाता कि ए की ध्वनि है, आ की ध्वनि है, ई की ध्वनि है, ऊ की ध्वनि है। तो उन सबका विकास किस में होता है? विद्यालय में, एक औपचारिक संस्थान में आके होता है मित्रों। तो ये रहे श्रवण कौशल हेतु विकास कार्यक्रम। अब मित्रों, अब हम बात करते हैं कि हमें श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अगर कोई हमें पुकारेगा तो हम सुनेंगे, तो सुनकर उसका रिप्लाई भी हमें देना है, उसकी प्रतिक्रिया भी देनी है। तो सुनकर पुनर्कथन के लिए भी श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल की जरूरत है, श्रवण की। अनुवाचन, जैसे ही शिक्षक ने पद का आदर्श वाचन किया तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, जैसा है कि जैसा ज्यों क्या त्यों बच्चे उसे बोलेंगे। अनुवाचन के लिए भी होती है। शब्दों की पहचान, जैसे शब्दों की पहचान, वर्णमाला की पहचान करवानी है बच्चों को, तो शिक्षक वर्णमाला को बोलेगा ए आ ई उ ऊ, तो वर्णों की पहचान भी वर्णों का ही समूह शब्द कहलाता है, सार्थक समूह वर्णों का ही सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अब शब्दों की पहचान के साथ साथ शुद्ध उच्चारण के लिए, जब शिक्षक शुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे भी शुद्ध उच्चारण ही करेंगे, शुद्ध बोलेंगे। शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध पढ़ेंगे, और शुद्ध पढ़ेंगे तो शुद्ध लिखेंगे। शुद्ध सुनेंगे, शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध लिखेंगे। तो मैंने बताया ना कि चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषण सामर्थ्य विकास हेतु अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। तो ये मैंने बताया था कि अगर श्रवण कौशल अच्छा होगा तो अपना भाषण कौशल भी अच्छा होगा। अनुप्रयोग सामर्थ्य हेतु मित्रों, अनुप्रयोग का मतलब है कि हमने जो जो शब्द सुने हैं उनका प्रयोग हम अपनी बोलचाल की भाषा में करें, हम अपने तरीके से शब्दों का निर्माण करें, वो होता है अनुप्रयोग के सामर्थ्य हेतु। अब श्रवण कौशल की कभी कभी आवश्यकता मनोरंजन हेतु भी होती है, जैसे कोई अच्छा गीत सुना, अभिनय हुआ अच्छा, बाल गीत, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी शिक्षण, तो ये सारे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए मनोरंजन के भी साधन होते हैं मित्रों। तो इसीलिए हमने पढ़ा कि हमें श्रवण कौशल की आवश्यकता क्यों। तो ये रही अपनी श्रवण कौशल की आवश्यकता की सारी बातें। अब बात करते हैं कि श्रवण कौशल के विकास हेतु जो शिक्षण विधियां हैं, वो शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं मित्रों। अब शिक्षण विधियों की बात करें। आदर्श वाचन विधि, आदर्श वाचन विधि, अब इसमें सक्रिय होता है अध्यापक। अध्यापक पद को, कोई भी पद हो, है ना, क्या कोई भी पद हो, गद्य पद जो भी हो, वो अध्यापक उस पद को बालकों के लिए इस प्रकार अभिव्यक्त करे कि बालक सुर, लय, ताल, गति, विराम चिन्ह, शुद्ध उच्चारण का ध्यान रख के उसे अच्छे से सुने। जब बालक अच्छे से सुनेंगे, जो क्या क्यों उसे सुनेंगे, तो अपनी भाषा में उसका प्रयोग भी करेंगे मित्रों। जैसे ही अध्यापक आदर्श वाचन करता है तो तुरंत ही बच्चों पर स्वस्वर वाचन करवाता है। स्वस्वर वाचन का मतलब कि अध्यापक ने जो भी बच्चों के लिए बताया उसको ज्यों का त्यों ही बच्चों से अनुकरण करवाना, स्वस्वर रूप में, मतलब स्वर के साथ। इसमें अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। अब रही बात प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता सुकरात हैं। अब अध्यापक के द्वारा बच्चों से विभिन्न विभिन्न चैप्टरों से लेके प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पद्यांश से पूछा, कभी गद्यांश से पूछा, कहानी शिक्षण बताई, वहां से क्वेश्चन पूछा, है ना, एकांकी से क्वेश्चन पूछा, नाटक से प्रश्न पूछा। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों को विषय वस्तु बता दी कि आप इस विषय वस्तु को पढ़िए और हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षक प्रश्न का शुद्ध उच्चारण करेगा और बच्चा उस उच्चारण को सुनेगा, और कहीं ना कहीं बच्चा उस उच्चारण के साथ साथ अपना शुद्ध
उच्चारण के साथ उत्तर देने का प्रयास करेगा, जिससे अध्यापक और बालक में दोनों में अंतःक्रिया विकसित होगी, जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है। कथा कथन विधि, कथा कथन विधि कहानी शिक्षण पर ही आधारित है। वाद विवाद मैंने आपको बताया था, ग्रुप बना के किसी भी मुख्य बिंदु पर बोलना है, सभी को अपने विचार व्यक्त करने हैं, उसकी हानि लाभ जो भी है वो बताना है। तो ये सारी विधियां कहीं ना कहीं श्रवण कौशल को प्रभावित करती हैं और श्रवण कौशल का विकास भी करती हैं मित्रों। तो आज हमने श्रवण कौशल के बारे में पूरा पढ़ा है मित्रों, और आगे से जो भी अपनी कक्षाएं रहेंगी वो हिंदी और संस्कृत दोनों की तुलनात्मक कक्षाएं रहेंगी मित्रों, कि क्या हमें किस भाषा में हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना। इससे बेनिफिट दो रहेंगे, एक तो दोनों ही भाषाओं का साथ साथ अपना पाठ्यक्रम होता रहेगा, और दूसरा बेनिफिट रहेगा हमें कि हमें तुलनात्मक अंतर से दोनों ही भाषाओं की सहज अभिव्यक्ति हो जाती है। हम सहज रूप से ज्ञान का अवधान कर सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं मित्रों। जी धन्यवाद, नमस्कार। आपने मुझे सुना और मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।